नमस्कार, मैं हूं नगमा। इस वक्त खबर आ रही है कि उत्तराखंड के देहरादून में बीती रात पानी के विवाद को लेकर एक युवक की हत्या के बाद से हंगामा मचा हुआ है। मामला दो समुदाय से जुड़ा है, इसलिए हंगामा और बढ़ गया। इसके बाद हिंदू संगठनों और ग्रामीणों ने मिलकर आरोपियों के घरों को जला दिया। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन भी वहां पर शुरू कर दिया और घर के बाहर में तोड़फोड़ भी की गई है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे सहयोगी किशोर रावत। किशोर, हमने पहले भी आपकी रिपोर्ट देखी, वहां पर भीड़ जमा है और आरोपी के घर पर भीड़ ने पहले ही आग लगा दी थी, बाद में वहां बुलडोजर भी चला है। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी की इसके ऊपर प्रतिक्रिया भी आई है। क्या कुछ काबू में आया है वहां पे माहौल, तनाव और क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? कुछ लोग नामजद भी किए गए हैं इसमें। देखिए, देहरादून एसएसपी ने बयान दिया कि करीबन 30 से ज़्यादा लोगों को नामजद किया गया है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो लोग हैं वो अभी आक्रोशित है। इस वक्त जो मैं ताज़ा तस्वीरें दिखाऊंगा, जो बिल्कुल यहाँ पर जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, ये देहरादून यमुनोत्री नेशनल हाईवे है जो यहाँ पर उन्होंने बंद किया है और अभी हनुमान चालीसा कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं इनका यही कहना है कि कम से कम कड़ा एक्शन होना चाहिए और ऐसा एक्शन से दोबारा कोई इस तरीके की हरकतें ना करे। जो यहाँ पर लोगों का विरोध है, हम यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए? अच्छा, ये जो घटना घटी है इसमें क्या कहेंगे? नहीं, इधर सुनो इधर आइए जी भैया। ये जो घटना हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये इस घटना के बारे में तो गलत ही हुआ है, जो भी हुआ है। देखो, ऐसे किसी के साथ होना नहीं चाहिए। अब इससे ज़्यादा हम भी नहीं। देखो, सारे प्रशासन भी यहाँ लगा हुआ है, अभी तक कुछ नहीं सुनवाई हुई। घर तोड़ने के लिए कल रात को कह दिया था, तो घर भी नहीं तोड़ा इन्होंने। और मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज हमारे ऊपर ही हुई है। हमने कुछ गलत भी नहीं करा। हम अपने गाँव वालों के साथ नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे? बिल्कुल। मैं हनुमान चालीसा एक बार दिखाता हूँ। जो नेशनल हाईवे पे, यहाँ पर नेशनल हाईवे पे हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है और ये तमाम जो लोग हैं इनका यही कहना है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे हम पे लाठीचार्ज किया गया। लेकिन वहां पर जिस तरीके से पथराव हुआ वो भी कई तरह के सवाल करते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर जो यहाँ पर किशोर, आपको वहां पर क्या नजर आ रहा है? क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? क्या कह रहे हैं यहाँ पर लोगों की क्या मांग है? बिल्कुल। दादा, आपका नाम क्या है? अमन सेठे भाई साहब। अमन, ये जो पूरे घटनाक्रम है इस पर आप क्या कहेंगे? भाई साहब, हम यही कहना चाहते हैं कि क्या हिंदू समाज सिर्फ मरने के लिए है? सिर्फ मरने के लिए? भाई, ये लोग कहते हैं हम शांतिप्रस्त लोग हैं, हमें भाईचारा चाहिए। इस तरीके से भाईचारे की बात करते हैं। ये 14,000 रुपए मामूली रकम, मात्र 14,000 रुपए के चक्कर में ये लोग 30 जने उठकर आते हैं और एक के सर में हथौड़ा मार देते हैं, हथियार लेकर आते हैं। ये है इनके शांति पर। ये बोलते भाईचारे की बात करते हैं। इन लोगों ने हब बना रखे हैं, मेऊ वाला हब बना रखा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हब बना रखा है। ये पछुआ दिन को अपना हब बनाना चाहते हैं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग प्रशासन से सिर्फ इतनी है, इनके घर तोड़े जाए, इनकी दुकान तोड़ जाए और खून का बदला खून से लिया जाए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। ये तमाम जो लोग हैं आक्रोशित है। इनकी जो मांग है वो यही है कि जो कार्रवाई हुई है उसको और कड़ी की जाए, जो मुख्य आरोपी है। क्योंकि पर किशोर, आपसे यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो कौन लोग हैं, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे? और आपने बताया कि यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, लेकिन वहाँ पर एक हंगामा भी दिखाई दे रहा है। हमने खबर ये दिखाई आपके हवाले से सुबह से कि वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई भी हुई है, मुख्यमंत्री का बयान भी आया है। तो ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है, आरोपी का घर भी जलाया गया है, इसके बावजूद वहाँ पर किस तरह का हंगामा है, लोगों को और क्या चाहिए, ये भी देखने वाली बात है कि लोग किस तरह के न्याय की बात कर रहे हैं। तो जो ये पूरी खबर है, ये घटनाक्रम क्या रहा, उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। तस्वीरें देहरादून के विकास नगर इलाके में मौजूद बैरागी वाला गांव की हैं, जहां बजरंग दल के एक कार्यकर्ता विनोद की हत्या के बाद तनाव का माहौल हो गया।
शनिवार शाम को ये तस्वीरें आई। लाठी डंडे चल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक विनोद कुमार और पड़ोस में रहने वाले इम्तियाज के परिवार के बीच काफी समय से खेतों में पानी लगाने को लेकर विवाद चल रहा था। शनिवार शाम को ये मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में लाठी डंडों से लैस लोग सड़कों पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं तो कहीं चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गलियों में अचानक हलचल बढ़ जाती है। कुछ लोग हाथों में लाठियां लेकर दौड़ते नजर आते हैं। इसके बाद हमला शुरू हो जाता है। इस मारपीट में विनोद कश्यप की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। हत्या की खबर मिलते ही हिंदुवादी संगठनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी जमा हो गए। ये तस्वीरें देखिए कैसे आग लगाई गई है। रविवार को भारी हंगामा जारी रहा। बड़ी संख्या में लोग आरोपियों के घर के बाहर जमा हो गए। वहां जमकर पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की, घर के बाहर मौजूद ट्रैक्टर को भी तोड़ डाला। हालात को काबू करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई। स्थानीय लोगों में इस घटना से बहुत गुस्सा है। आरोपी के घर बुलडोजर भी चलाया गया। प्रशासन ने आरोपी के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ तुरंत बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों की भी मांग थी कि इन लोगों के घर बुलडोजर एक्शन हो। हालात की गंभीरता को देखते हुए गांव में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया ताकि किसी तरह के भड़काऊ वीडियो और संदेश ना भेजे जाएं। घटना के बाद बीजेपी विधायक मुन्ना चौहान पहले घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, फिर वहां से बैरागी वाला गांव पहुंचे जहां पीड़ित परिवार से मिले। इस घटना में 12 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। इनमें रजाक, इम्तियाज, अमन, यूनुस, शाहबाज, शराफत, मासूम, आदिल, शमून, सलमान, जावेद और इंतजार नाम के शख्स हैं। गांव में फिलहाल तनाव देखा जा रहा है। पुलिस बल तैनात है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम अलग अलग जगह दबिश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का विकास नगर इलाका इस वक्त सांप्रदायिक तनाव की आग में सुलग रहा है। मामूली विवाद के बाद एक हिंदू युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हंगामा मचा हुआ है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे भड़का ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं शुरू से पूरी कहानी। ये पूरी घटना देहरादून के सहसपुर थाना क्षेत्र के बैरागी वाला गांव की है। शनिवार देर शाम विनोद कुमार नाम का युवक अपने खेतों में पानी लगा रहा था। इसी दौरान पानी के इस्तेमाल और कुछ पैसों के पुराने लेन देन को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों से उसकी बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से विनोद और उसके परिवार पर हमला बोल दिया। इस हमले में विनोद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी महिला परिजन समेत परिवार के 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बैरागी वाला गांव में विकास नामक युवक पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया।
जिसमें लाठी डंडों से लैस लोग सड़कों पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं तो कहीं चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। जैसे ही विनोद की मौत की खबर फैली, हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना करते हुए नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और तुरंत सख्त एक्शन की मांग की। गुस्साए लोगों की भारी भीड़ बैरागी वाला गाँव में आरोपी के घर के बाहर जुट गई। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भीड़ बेकाबू हो गई और आरोपी के घर और वहां खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया। क्षेत्र अंतर्गत बैरागी वाले गांव में कल विनोद कुमार की हत्या कर दी जाती है तो उसके बदले जो आक्रोशित भीड़ है सड़कों पर उतर आई थी, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करते, और आज आक्रोशित भीड़ का पथराव किया गया है। आरोपी युवकों के घरों में आग लगा दी गई है। देखिए किस तरह से जो घर है आरोपी का धू कर चल रहा है। जो धुआं है वो देख सकते कितना विकराल रूप ले चुका है। तोड़फोड़ भी यहाँ पर की गई, सामने साक्षात देख सकते हैं जो तोड़फोड़ के हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। वो जो आग की लपटें हैं वो किस तरह से घर से निकल रही है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया। अब मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए हालात क्या है। अफरा तफरी का माहौल पूरे बैरागी वाला गांव में है। ये देखिए किस तरह से ये तमाम दिख रहा है। जो पुलिस है देखिए किस तरह से, ये देखिए लगता है देखिए जो आरोपी का एक घर ये भी है, यहाँ पर भी पुलिस मुस्तैद है। किसी तरह से आगजनी ना हो, तोड़फोड़ ना हो, उसे लेकर पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। कुछ युवकों की हिरासत में लिया गया है और देखिए पीएससी पुलिस बल तमाम जो भगदड़ का जो हालात है पूरे गांव में है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी झड़प हुई। भीड़ ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना शुरू किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हाथापाई हो गई है। ये देखिए पुलिस जो है अब आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगजनी यहाँ पर भी देखी जा रही है। देखिए उधर भी आग लगा दी गई है और इधर देखिए तस्वीर में दिखाई पीछे जो ट्रैक्टर है उसमें भी तोड़फोड़ प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का सीधा है आरोपियों का इनकाउंटर और आरोपी के घर पर बुलडोजर। देखिए जो भीड़ है उग्र हो चुकी है। सामने तस्वीरों में देखिए हालात बहुत ही तनावपूर्ण है। कल रात से बैरागी वाला गांव सुलग रहा था, लेकिन अब इस चिंगारी ने आग का रूप ले लिया है। आरोपी युवकों के घरों में आग लगा दी गई है। तोड़फोड़ जारी है। पुलिस बल देखिए पुलिस बल भी अब लगता है अब ये देखिए लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज हो गया। देखिए भारी पुलिस बल तैनात है और तोड़फोड़ और पुलिस और प्रदर्शनकारियों में अब आमने सामने आ गए हैं। हालात देख सकते हैं क्या हालात है। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हो रही है। प्रदर्शनकारी मानने को तैयार ही नहीं है। ये देखिए आप सीधी तस्वीरें आप एनडीटीवी पर लाइव देख रहे हैं। एनडीटीवी आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है क्या हालात वर्तमान में बैरागी वाला गांव के बने हुए हैं। इस बवाल के बाद पूरे विकास नगर और प्रभावित इलाकों में एहतियातन मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने आरोपी के ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। पुलिस ने मुख्य आरोपियों समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है और उपद्रव करने वाले 12 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। जो विक्टिम था उसके परिवार द्वारा जो है तहरीर दे दी गई थी, जिसमें जो है तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो टीमें हैं वो लगी हुई है और जल्दी जो है अक्यूज जो है मेन अक्यूज जो नामजद है इसमें उनकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी और मौके पे जो है स्थिति सामान्य है और सब सही। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस पूरे इलाके में पीएसी और भारी पुलिस बल तैनात है। तस्वीरें आप साफ बयां कर रही हैं कि क्या हालात यहाँ पे रहे होंगे। देखो बुलडोजर जो कार्रवाई हुई है वो भी यहाँ पर देखी जा रही है। जो घर है आरोपी का उस पर बुलडोजर चला है, जो उसके इंस्ट्रूमेंट थे, ट्रैक्टर था या कुछ भी था, तो वो भी बुलडोजर की जद में आए हैं। हालांकि मौके पर भी देख सकते हैं अभी भी पीएससी के लोग यहाँ पर तैनात हैं और जो गाँव है अभी भी एक तरह से आग में झुलस रहा है। बताया जा रहा है कि जो ये मुख्य आरोपी जहाँ पर हम खड़े हैं ये भूमि और अन्य जो ठेकेदारी में भी संलिप्त था और उसके द्वारा जो काम यहाँ पर कराए गए हैं। देखिए जिस तरह से यहाँ पे अभी अतिक्रमण हटा है, ये भी अवैध अतिक्रमण था, तो हो सकता है कुछ इस तरह की बातें रही हों जिससे जो मुख्य आरोपी है उसे नागवार गुजरे, तो उसके चलते उसके द्वारा जो एक रंजिश रखी जा रही है और मौका मिलते ही अपने मौका मिला और उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई।
इस दौरान आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने आरोपी के घर को तोड़ डाला। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़फोड़ हुई है और अब यहाँ पर बुलडोजर ने काफ़ी कड़ा एक्शन लिया है। प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है और बुलडोजर से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। निर्माण को तोड़ा जा रहा है, घर पे कार्रवाई की है और पूरी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई, एक्शन प्रशासन का। फिलहाल प्रशासन ने हालात को नियंत्रण में रखने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त नजर रखी जा रही है। मुख्य आरोपी है उनकी धरपकड़ कब होती है, जबकि इसमें 12 लोगों के नाम पर मुकदमे दर्ज कराया है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और ये कहा जा रहा है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके अलावा यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और अब पुलिस यहाँ पर फ्लैग मार्च भी करने वाली है ताकि लोगों के मन में ये भय ना हो कि ये जो मामला है ये अशांत हो चुका है। पुलिस यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मामला अब निपटाना चाहती है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। देहरादून से, विकासनगर से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। राम मंदिर दान विवाद पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे भगवान के पुजारियों की क्या जांच होगी? क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? अधिकारी भगवान के पुजारियों की जांच करेंगे। ये अखिलेश यादव ने जांच राम मंदिर फंड में जो घोटाला बताया जा रहा है राम मंदिर दान विवाद में, उसे लेकर ये तंज किया है। तो अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर रख जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है, क्या उसमें घोटाला हुआ है? ऐसे आरोप सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लगाए, जिस पर काफी राजनीति तेज हुई। लेकिन अब कथित घोटाले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी बना दी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देश विदेश के करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं का केंद्र है राम मंदिर। भक्त दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं और ये भक्त अपनी हैसियत के हिसाब से चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ आने वाले चढ़ावे को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि जो चढ़ावा आता है उसमें घोटाला हुआ है और वो भी करोड़ों का। राम मंदिर कथित दान घोटाला, एसआईटी का निर्माण, होगी जांच। श्री राम मंदिर के दान पत्र से हुई कथित चोरी और घोटाले की अब जांच होगी। योगी सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी मामले की जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट देगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 13 जून को दान पात्र से चोरी की बात को अफवाह बताते हुए पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने का अनुरोध सीएम योगी आदित्यनाथ से किया था। जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट की ओर से सीएम योगी से अनुरोध किया गया था कि वो इसकी जांच कराएं। इसके बाद सरकार की ओर से एसआईटी बना दी गई। सभी धार्मिक संस्थानों के अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनके अपने ट्रस्ट हैं, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। नेचुरली अगर पुलिस के पास कोई कंप्लेंट आती है तो पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट भी करती है, जांच भी करती है। इसमें एक ट्रस्ट ने एक एसआईटी बना करके वहाँ की व्यवस्था के बारे में कुछ कार्रवाई करने का या सुझाव देने का अनुरोध किया है। तो कल शासन स्तर से एक इसमें एसआईटी बनी है, उस एसआईटी के द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो टीम बनाई गई है, आईएएस विजय विश्वास पंत, मंडलायुक्त लखनऊ आईपीएस किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं। टीम 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट देगी।
एसआईटी बनाए जाने की मांग का अयोध्या के साधु संतों ने भी स्वागत किया है। निश्चित रूप से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से एसआईटी गठन का जो अनुरोध किया गया वह सराहनीय है। जिस तरह से कुछ ऐसे लोग भ्रामक संदेश देकर के समाज में और सनातन धर्म को धूमिलता करने का जो कुचक्र रच रहे हैं, उसकी पारदर्शिता होना बहुत ही जरूरी है। मंदिर के चढ़ावों में बड़ा घोटाला हुआ है। सबसे पहले ये आरोप समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाए थे। 7 जून को एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया था। इसमें लिखा था, समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। उन्होंने आगे लिखा था कि न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में होनी चाहिए। छिपाने की कोशिश की जा रही है। लोग गोबर में, खाद के गोबर में पैसा छिपा रहे हैं, लेकिन ये छिपने वाला नहीं है। तो ऐसे बड़े मामले में एसआईटी जो गठित हो रही है, उससे निष्पक्ष जांच और स्वतंत्र जांच की संभावना कम है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय से मैं प्रार्थना करता हूँ। राज्य में दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी भी इस मुद्दे पर हमलावर है। हम बहुत भव्य मंदिर बनाकर और आस्था का स्थान बना दिया, चंदा चोरी कर रहे हैं। चंदा चोरी हो रहा है। कौन लोग हैं उस चंदा चोरी में शामिल? उसकी जांच कराइए, सिटिंग हाई कोर्ट के जस्टिस से कराइए। यहाँ सिर्फ विपक्ष के लोगों की होगी, ईडी से भी है, सिर्फ विपक्ष के घर जाएगी, पुलिस के घर जाएगी। राम जन्मभूमि में शिला पूजन से लेकर के चंदा चढ़ावा तक के पैसे का गमन हो गया। करोड़ों करोड़ के लोगों की हवेलियां बन गई, उस पर कोई जांच नहीं होगी। विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया जा रहा है। लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने एक्स पर लिखा, जो लोग कभी प्रभु श्री राम के मंदिर तक नहीं गए, वो आज अयोध्या के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे। जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, वो आज अयोध्या के हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं। राम मंदिर आस्था का केंद्र है, लेकिन दशकों से इस पर राजनीति भी होती आई है। अब मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे में घोटाले का मुद्दा विपक्ष ने उठाया है। इसे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। देखना यह है कि एसआईटी जांच में क्या बताती है। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और लखनऊ में अजय दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। फ्रांस में नीस शहर में विला कार्लोस में मिले हैं मोदी और मैक्रों। फ्रांस के नीस शहर में मुलाकात हुई है। इसके पहले इंडिया इनोवेट समिट में भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। फ्रांस और भारत के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो रही है। भारत और फ्रांस के बीच में बड़ी रक्षा डील पर मुहर लगने की उम्मीद है। 6 दिनों के फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी निकले हैं, जिसमें आगे G7 समिट भी होनी है। तो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच में विला कार्लोस, जो कि नीस शहर में है, वहां पे मुलाकात हुई है और उनके बीच में द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता, उसके पहले में इंडिया इनोवेट्स में प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रों दोनों ने ही अपनी टिप्पणी दी थी। दोनों ने ही इसको संबोधित किया था और इसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच में बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है और ये एक द्विपक्षीय बातचीत है। और ये जो बातचीत है वो फ्रांस के नीस शहर में हो रही है। इंडिया इनोवेट्स या भारत इनोवेट्स जो है वो भी नीस शहर में ही हो रहा था और यहीं पर विला कार्लोस में दोनों नेताओं की इस वक्त बातचीत हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस के एक महत्वपूर्ण दौरे पर हैं, जहां पर भारत और फ्रांस के मजबूत रिश्तों की एक नई इबारत लिखी जा रही है। और फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स 2026 का एक भव्य उद्घाटन किया है। इस मौके पर राष्ट्रपति मैक्रोन ने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, बल्कि भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई भी दी। फ्रांस का नीस शहर और मौका भारत और फ्रांस की अटूट दोस्ती का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस की धरती पर पहुंचे तो खुद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गले मिलकर उनका स्वागत किया। दोनों वैश्विक नेताओं की ये केमिस्ट्री बता रही थी कि भारत और फ्रांस के रिश्ते आज नए शिखर पर पहुंच चुके हैं। इस ऐतिहासिक दौरे की शुरुआत दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स 2026 कॉन्क्लेव के उद्घाटन के साथ की। 14 से 16 जून तक चलने वाले इस 3 दिवसीय महाकुंभ में भारत के 120 से ज्यादा शीर्ष स्टार्टअप्स, 500 से ज्यादा वैश्विक निवेशक और तकनीकी दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। स्पेस, एआई और सेमीकंडक्टर जैसे 13 प्रमुख क्षेत्रों में भारत के बढ़ते नवाचार का दम आज पूरी दुनिया देख रही है। Few days ago, you've become the Prime Minister with the longest serving time since the independence of India. This long run says a lot about your determined action and the strength of your country and its wonderful assets and your leadership. So we are very proud to have you here. मैक्रों की इस तारीफ के बाद पीएम मोदी ने भी भारत के विजन को दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने साफ कहा कि इनोवेशन भारत के डीएनए में है और भारत का लक्ष्य मानवता के कल्याण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल जैसी तकनीक बनाना है। दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। साफ है कि फ्रांस की धरती से शुरू हुआ ये दौरा न सिर्फ दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को नई ऊंचाई देगा, बल्कि वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ती ताकत का लोहा एक बार फिर मनवाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया था। 107 दिन हो गए हैं, जंग रुकी हुई है लेकिन तनाव बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि आज यानी कि 14 जून को शांति के समझौते पर हस्ताक्षर हो ही जाएंगे। 14 जून को ट्रंप का जन्मदिन भी है, तो क्या ट्रंप इसे यादगार बनाने की कोशिश कर सकते हैं? क्या पश्चिम एशिया में अब शांति लौटने वाली है? क्या जंग का तनाव और पिछले 107 दिन से आए दिन होने वाले टकराव, हमले और तबाही का दौर अब खत्म होने वाला है? क्या 14-15 जून इस जंग के खात्मे का दिन होगा? इसका पता कुछ घंटों में चल पाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से सीज फायर का ऐलान किया है, तब से लगभग हर दिन वो डील और समझौते की बात करते हैं, साथ ही धमकी भी देते हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। शनिवार को ट्रुथ सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट आता है, जिसमें वो लिखते हैं, डील कल साइन होने जा रही है। इसके साइन होने के बाद हॉर्मुज सबके लिए खुल जाएगा। पिछले प्रशासन के मुकाबले ईरान के साथ हमारे संबंध बदल चुके हैं। हम भविष्य में ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट के साथ काम करने के इच्छुक हैं। हालांकि ट्रंप फिर धमकी देते हैं कि अगर ये नहीं हुआ है तो हमारे पास दूसरा रास्ता है।
लेकिन उम्मीद है कि उसे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इस समझौते को लेकर एक और दिलचस्प बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक लॉजिस्टिक दिक्कतों और किसी भी संभावित देरी से बचने के लिए आमने सामने की मुलाकात को रद्द कर दिया गया है। अब ये समझौता इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी वर्चुअल साइनिंग के जरिए हो सकता है। ट्रंप का प्लान ईरान करेगा स्वीकार? सवाल यह है कि क्या ईरान भी राजी हो चुका है? जानकारी के मुताबिक 14 जून को शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के दावों को ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ट्रंप की बताई गई समय सीमा गलत है, लेकिन आने वाले दिनों में किसी सहमति की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया गया है। इस बीच जिस समझौते की बात चल रही है उसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये काफी अधपका सा है। आने वाले कुछ दिनों में अगर कोई समझौता होता है तो वो भी अधपका ही रहेगा, क्योंकि फिलहाल तो बात केवल ये हो रही है हॉर्मुज को खोलने की और ईरान पे सैंक्शंस हटने की। यूरेनियम का जो मुद्दा है जिसको लेकर के पूरा युद्ध शुरू हुआ, वो मुद्दा अब अगले 30 या 60 दिनों में डिस्कस किया जाएगा। तो बात तो वही की वही रही। तो बदला क्या है? हालात में बड़ा सवाल ये है, और क्या ईरान तमाम शर्तों के लिए तैयार है? क्या ट्रंप के कहने से ये युद्ध रुक जाएगी? ये तमाम सवाल बने हुए हैं। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। खाड़ी इलाके में बढ़ते तनाव के बीच मस्कट में भारतीय दूतावास ने रविवार को कहा है कि उसे ओमान के तट के पास 14 भारतीय क्रू सदस्यों वाले एक जहाज से जुड़ी घटना के बारे में पता चला है। खबरों के मुताबिक इस जहाज का इंजन फेल हो गया था और जहाज में सवार सभी क्रू मेंबर जहाज से उतरकर एक राफ्ट में शिफ्ट हो गए हैं। दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ओमान के अधिकारियों और घटना के आसपास मौजूद जहाजों के साथ मिलकर खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है।